नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी हिंदी पढ़ चुके हैं। अब बारी है समास पढ़ने की। तो समास को सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको समास के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप समास पढ़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अगर आपके सिलेबस में है, कोई भी एग्ज़ाम हो और उसके सिलेबस में है कि समास पूछेगा तो परीक्षा में ज़रूर आएगा। ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ चैप्टर्स दिए रहते हैं सिलेबस में और परीक्षा में नहीं पूछे जाते, लेकिन समास के साथ ऐसा नहीं है। अगर समास सिलेबस में है तो ज़रूर आएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए समास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा है नहीं कि अगर हिंदी पूछे और समास का क्वेश्चन ना आए, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए समास पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मैं आशा करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसी मैं अभी से गारंटी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, और आप बस अच्छे से पढ़ना। ठीक है, हर चीज़ लिख लो, समझ लो। जो समझ में नहीं आता है आप कमेंट करो। ठीक है, तो मैं आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको समझूंगा, लेकिन आपको बोलना तो पड़ेगा ना, कमेंट करना पड़ेगा। बताइए आप मुझे क्या समस्या है। मैं आपकी किसी भी समस्या का ऐसा नहीं है कि उत्तर ना दूं, मैं सबका उत्तर दूंगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं समास को बिल्कुल आराम से। समास क्या होता है? समास दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब कहोगे गुरुजी ये तो समझ में भी नहीं आया। मैं कहूँगा मैं समझाता हूँ ना। अब जैसे उदाहरण है गंगा जल, तो दो शब्द हैं अलग अलग। एक क्या है? गंगा, और दूसरा क्या है? जल। तो दो शब्द हैं अलग अलग, इनको मिला दिया, क्या बना दिया? गंगा जल। तो दो शब्दों के मेल को क्या कहेंगे? समास। तो गंगा जल क्या हो गया? समास। ऐसे ही राजपुत्र क्या है? राजा और पुत्र, दो शब्द है ना, दो शब्द है ना राजा और पुत्र में, राजा और पुत्र दो शब्द है ना। राजा अलग है, पुत्र अलग है, दोनों को मिला दिया, क्या हो गया? समास। नीलकंठ मतलब नीला और कंठ, क्या हो गया? समास। बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है कि दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अलग अलग दो शब्द होंगे, उनको मिला दिया, समास बन गया। ठीक है ना। अब क्या समझना है आपको? सबसे ज़्यादा अच्छे से समझना है समास विग्रह, पूर्व पद और उत्तर पद। ये पूछ लेता है कभी कभी कि पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, तो आप जान लो। जैसे गंगा जल लिखा है, ठीक है, मैं पूछूं पूर्व पद क्या है, तो गंगा जल में जो पहले लिखा है वो है पूर्व पद। उत्तर पद मतलब जो बाद में लिखा है वो उत्तर पद। जैसे गंगा जल में क्या क्या लिखा है? गंगा और जल लिखा है ना, बोलो हाँ है ना। जब लिखा है तो गंगा पहले लिखा है, तो पूर्व पद क्या हो गया? गंगा, और उत्तर पद क्या हो गया? जल। ठीक है ना। ऐसे ही राजपुत्र में राजा हो गया पूर्व पद और पुत्र हो गया उत्तर पद, बोलो हाँ है ना। अब कहूँ नीलकंठ तो क्या होगा? नीला हो गया उत्तर पद, सॉरी पूर्व पद, और कंठ हो गया उत्तर पद। ठीक है ना। ऐसे अब बात उठती है कि समास विग्रह क्या है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे गंगा जल, समास विग्रह मतलब गंगा जल का अर्थ क्या है, वही समास विग्रह होता है। गंगा जल का अर्थ क्या है, तो क्या होगा? गंगा का जल, गंगा का जल। राजपुत्र का अर्थ क्या है? राजा का पुत्र। ठीक है। नीलकंठ का अर्थ क्या है? दो प्रकार से समझ सकते हैं कि नीला कंठ या नीले कंठ वाला, या नीले कंठ वाला। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नीलकंठ को दो प्रकार से समझेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। समास विग्रह, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक, समास क्या है? एक कहानी थी समास की। अब समास के प्रकार पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। समास के प्रकार, तो समास कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे भाइयों? समास होते हैं, पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, और चौथा द्विगु समास, और पांचवा द्वंद्व समास, और छठवां बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास। क्या लिखा है कि पहला पद प्रधान होता है। जहाँ पहला पद प्रधान होता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अब आप कहोगे कि ये तो समझ में भी नहीं आया, ये क्या लिख दिया? पहला पद प्रधान क्या होता है? तो पहले मैं आपसे कह दूँ कि पहले आप इसको ना सीखो।
कि पहला पद प्रधान कहाँ होता है, अव्ययी भाव समास में। क्यों सीखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में कि वह कौन सा समास होता है जिसमें पहला पद प्रधान होता है। तो आप क्या लगाओगे, अव्ययी भाव समास। तो एक परिभाषा जैसे आपको रटना है, याद करना है कि पहला पद प्रधान कहाँ होता है, अव्ययी भाव समास में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि ये आपको याद करना था कि पहला पद प्रधान अव्ययी भाव समास। अब पहचान कैसे करेंगे गुरुजी, तो पहचान ऐसे करना है कि पहला पद या तो अनु से शुरू होगा, या आ से शुरू होगा, या प्रति से शुरू होगा, या भर से, या यथा से, यावत से, हर से भी शुरू हो सकता है। इन शब्दों से क्या होगा, शुरू होगा। उदाहरण भी लेकर आया हूँ। कैसे, आप पूछोगे ना कैसे, तो बताऊंगा। देखो, आजीवन, मैंने क्या बोला, आ से शुरू होगा, देखो आ गया ना। आमरण, देखो आ गया ना, ठीक है। प्रति लिखा है तो प्रतिदिन, प्रति आ गया ना। यथाशीघ्र, देखो यथा आ गया ना। हर रोज, तो हर आ गया, यहाँ हर भी लिख लो, देखो लिखा है ना ये हर, ठीक है। अब लिखा है हर साल, और भरपेट, तो देखो भर भी आ गया। अब लिखा है निडर, तो क्या है इसमें, नी क्या है, उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि उपसर्ग का उल्लेख कौन से समास में होता है, तो अव्ययी भाव समास में। पूरा अव्ययी भाव उपसर्ग से भरा पड़ा है, ठीक है। अब जैसे ये लिखा है आजीवन, तो आजीवन का मतलब क्या होता है, आ को अलग कर दो, जीवन का मतलब समझो, तो जीवन जीवन होता है। आजीवन मतलब जीवन भर, संपूर्ण जीवन। ऐसे ही आमरण, मरण मतलब मरना, और आ जुड़ गया उसमें तो क्या हो गया, मरने तक। आमरण अनशन होता ना, नेता लोग करते हैं कि आमरण अनशन करेंगे, ठीक है, मेरी मांगे पूरी करो, वही चीज़ है। आमरण अनशन मतलब मरने तक बैठे रहेंगे यहाँ पर, जब तक आप मेरी मांगे पूरी ना करोगे, ठीक है। प्रतिदिन, साफ ही पता है आपको, डेली इंग्लिश में बोलते हैं, और प्रतिदिन मतलब हर दिन, ठीक है, रोज। यथाशीघ्र मतलब शीघ्र तो, लेकिन यथा जल्दी से जल्दी, ठीक है। हर रोज, हर साल, भरपेट मतलब पेट भर, ठीक है। निडर, तो नी क्या हो गया, इसमें उपसर्ग है, तो जहाँ उपसर्ग आएगा वहाँ क्या होगा, अव्ययी भाव समास। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक। और मैंने कुछ शब्द भी लिख दिए हैं, इनसे बाहर नहीं होता भैया, इनसे बाहर होता ही नहीं। अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये समझ लो मैंने रामबाण लिख दिया। ये लिखे हैं ना कि पहला पद क्या क्या हो सकता है, ये रामबाण लिख दिया, इनके अलावा आपको मिलेगा ही नहीं। और मिलेगा क्या, मैं आपको नोट लिख कर आया हूँ ना, ये मिलेगा आपको। तो देखो नोट में क्या है, नोट में लिख के आया हूँ मैं आपसे, कहना चाहता हूँ कि अगर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति मतलब फिर से वही शब्द लिख दिया जाए, तो तब भी अव्ययी भाव समास होगा। कैसे, जैसे रातों रात, देखो रात को 2 बार लिख दिया, दिनों दिन, दिन को 2 बार लिख दिया, हाथों हाथ, तो हाथ की पुनरावृत्ति हो रही है ना, बीचों बीच, पल पल, घड़ी घड़ी आदि। होता है ना कि भाई वह तो दिनों दिन अमीर हो रहा है, ठीक है, हाथों हाथ दे के आया मैं उसको वो किताब, बीचों बीच, मैं रोड के बीच में खड़ा हो गया, ठीक है। पल पल, पल पल मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, ठीक है। घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी तुम भीख मांगने आ जाते हो, ठीक है। रातों रात, वह रातों रात अमीर हो गया, ठीक है। तो ऐसे अर्थ निकालना है। तो एक ही शब्द की अगर पुनरावृत्ति होगी तो वहाँ क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है कि अगर अव्ययी भाव समास की क्या पहचान है कि पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक, ये पहली पहचान थी। फिर मैंने पहचान में क्या लिखा, आ, अनु, प्रति, भर, हर, यथा, ये शब्द मिल जाएं तो वहाँ भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ऐसे भी समझना है तो ऐसे समझ सकते हो कि जो पहला शब्द होगा वह छोटा होगा, छोटा, और पीछे वाला जो शब्द होगा वो बड़ा होगा। तो देखो आ जीवन, आ छोटा है, आ मरण, आ छोटा है, प्रतिदिन, यथा शीघ्र, हर रोज, ठीक है ना। तो ऐसे मैंने शब्द लिख दिए हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा अव्ययी भाव समास, मुझे पूरी आशा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे कर्मधारय समास। आप कहोगे गुरुजी तत्पुरुष छूट गया, मैं कहूँगा बिल्कुल भैया तत्पुरुष छूट गया। तो ये थोड़ा सा ब्रॉड है, बड़ा है थोड़ा सा, तो मैं नहीं चाहता था कि एक ही वीडियो इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाए कि आप देखो ही नहीं कि सर इतने 30 मिनट की मैं क्यों देखूँ, वैसे भी आप बड़ी वीडियो देखते नहीं हो, तो इसलिए दूसरी वीडियो बना दूंगा 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा,
उसमें हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी ये समझ लो, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, ये भी तो पढ़ने हैं। तत्पुरुष बाद में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो अभी कर्मधारय पढ़ेंगे। कर्मधारय समास, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष। अब आप कहोगे गुरुजी मुझे पूर्व पद और उत्तर पद तो समझ में आ रहा है, लेकिन विशेषण और विशेष समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहूँगा अरे मैं समझाता हूँ ना। देखो, विशेषण और विशेष क्या होता है? विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी की भी क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की बताते हैं वैसे तो क्या करेंगे, जैसे मैं आपसे कहूँ, उदाहरण देता हूँ, उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं आपसे कह दूँ कि दिन ठंडा है, दिन कैसा है? ठंडा है। तो जो ठंडा है ना, ठंडा, वो क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। और विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेषण विशेष होता है। तो किसकी विशेषता बता रहा है? ठंडा, दिन की, कि दिन है ठंडा। बात समझ में आ रही है? दिन है ठंडा, तो विशेषण क्या होगा? ठंडा। विशेष क्या होगा? दिन। क्योंकि विशेष वे पद होते हैं, वे शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण जो विशेषता बताते हैं। तो क्या विशेषता बता के आ रहा है? ठंडा, तो ये विशेषण होगा। विशेष क्या होगा? दिन। बात समझ में आ गई? विशेषण और विशेष क्या होता है। तो यहाँ पूरी कहानी कहाँ है कि उत्तर पद की विशेषता बताएगा पूर्व पद, मतलब उत्तर पद का कर्म करेगा पूर्व पद, कर्मधारय है ना, ठीक है। तो बाद वाले की पहले वाला क्या बताएगा? विशेषता। बाद वाले की पहले वाला क्या बताएगा? विशेषता। ये लाइन समझ में आ रही है? बाद वाले की पहले वाला क्या बताएगा? विशेषता। उदाहरण से और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे नील गगन, तो क्या बोलेंगे? नीला गगन। गगन कैसा? नीला। तो देखो, गगन की विशेषता कौन बता रहा है? नीला। बात समझ में आ रही है? चंद्रमुखी, मतलब मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। देखो, उत्तर पद की विशेषता पहला पद बता रहा है ना, यानी यही तो बोला कि बाद वाले की विशेषता पहला वाला बताएगा। ऐसे ही महावीर, महान वीर, वीर भी कैसा? महान। महासागर, सागर तो सब होते हैं, लेकिन महासागर, महान सागर। ऐसे ही खड़ी बोली, बोली तो, लेकिन कैसी? खड़ी। पीतांबर, पीतांबर कैसे? देखो, इसका ना पीतांबर में अंबर छुपा है, तो अंबर क्या होता है? कपड़ा, वस्त्र, और पीत का मतलब पीला, पीले वस्त्र। तो वस्त्रों की विशेषता क्या है? कि पीले हैं, ठीक है। ऐसे ही काली मिर्च, मिर्च तो, लेकिन कैसी? काली। ऐसे ही नीलकंठ, कंठ कैसा? नीला, तो नीलकंठ, नीला कंठ। कुपुत्र, पुत्र कैसा? कु मतलब बुरा, बुरा पुत्र, ठीक है। मोटा, ताजा, ताजा कैसा? मोटा, ठीक है। ये मोटा ताजा जरूर आप याद रखिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको लग रहा होगा कि ये तो द्वंद्व हो गया, लेकिन द्वंद्व नहीं है, ठीक है। योजक चिन्ह से द्वंद्व नहीं हो जाता है, एक कर्मधारय में आएगा। बात समझ में आ रही है? ये पूछा गया था अभी बीएड के पेपर में कि मोटा ताजा में कौन सा समास है, तो बहुत से लोगों ने लगाया कि द्वंद्व है, कुछ लोग तो बहुव्रीहि ठोका है, लेकिन बहुव्रीहि नहीं है, कर्मधारय है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। चलो अब आगे क्या है? द्विगु समास। ये क्या होता है गुरुजी? इसमें पूर्व पद क्या होता है? गिनती आएगी, गिनती। जहाँ गिनती मिल जाए समझ लो द्विगु समास है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो दुई, दुई का मतलब क्या होता है? दो। गिनती आ रही है ना, शब्द में ही गिनती आ रही है। जब शब्द में ही गिनती आएगी तो समास में तो गिनती जाहिर सी बात है होगी। तो पूर्व पद में मतलब पहले ही पद में गिनती का उल्लेख हो जाए तो वहाँ क्या होगा? द्विगु समास। बात समझ में आ रही है? ये सबसे सरल है, सबसे ज़्यादा सरल। जैसे नवरात्र, तो नव का मतलब 9। चौराहा, देखो। त्रिलोक, देखो गिनती आ रही है ना। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाले। त्रिभुज 3 भुजाओं वाले। दशानन मतलब 10, मिल गया ना। तिराहा मतलब 3, नवरत्न मतलब 9। तो गिनती आ रही है ना, गिनती आई कि द्विगु समास हो गया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? मेरे हिसाब से क्लियर है आपको, और आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका द्विगु समास भी हो गया। ये तो सबसे सरल है, सबसे ज़्यादा, कि जहाँ गिनती मिली वहाँ द्विगु समास होगा, ठीक है। अब है अगला द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ठीक है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। देखो, अब कन्फ्यूज़न नहीं होना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल भी, ना कन्फ्यूज़न करना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। मैंने अव्ययी भाव समास में बताया है कि प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है।
द्वंद्व समास में बताया है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद, देखो यहाँ लिखा दोनों पद प्रधान होते हैं। अब आप इसमें नहीं कंफ्यूज होना कि वहाँ क्या था और यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है। अव्ययी भाव पहला पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान। बात समझ में आ रही है? तो दोनों पद प्रधान हो मतलब देखो प्रधान से ऐसे समझ जाओ आप, जैसे गांव में दो प्रधानों के बीच में ही तो लड़ाई होती है। दो मुखिया होंगे, एक पार्टी का अलग मुखिया, दूसरी पार्टी का अलग मुखिया, तो दोनों आपस में लड़ेंगे ना, तो वो अपनी वाहवाही करेगा, दूसरा अपनी करेगा, तो दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, तो अपने अपने में खोए रहते हैं दोनों। ठीक है, तो दोनों अलग अलग रहेंगे, एक जैसे नहीं रहेंगे। एक तो ये पहचान है। ठीक है, जैसे उदाहरण से और अच्छे से समझ में आएगा, देखो समझाता हूँ। जैसे रात दिन, रात अलग है, दिन अलग है, दोनों का अपने आप में एक अस्तित्व है। बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या दर्शाता है कि ए अलग है और ए अलग है। ठीक है, तो पहचान क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं। ऐसे समझ में नहीं आता है तो बीच में क्या लगा होगा? योजक चिन्ह। ठीक है, और क्या पहचान है कि ए क्या होगा? पहला दूसरे का क्या होगा? विलोम शब्द होगा। रात का विलोम शब्द क्या होता है? दिन। रात दिन, लगभग। ठीक है, ये बात भी लगभग, लेकिन इतना ही आपको देखने से समझ में आ जाएगा। माता पिता, माता पिता, आकाश पाताल, योजक चिन्ह जोड़ रहा है दोनों को। लाभ हानि, सुख दुख, स्वर्ग नरक, पशु पक्षी, आगे पीछे, है ना, एक दूसरे के है ना विलोम शब्द। तो ऐसे आप समझ जाओ कि द्वंद्व मतलब युद्ध है। देखो द्वंद्व युद्ध हुआ था ना, महाभारत में हुआ था, वही है, मतलब अपने में ही लड़ रहे हैं दोनों। ठीक है, तो दोनों पद कैसे हो जाएंगे? प्रधान। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। बात समझ में आ रही है? और ऐसे याद रख सकते हो कि भाई दोनों पद क्या होंगे? एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे। रात का विलोम दिन, तो रात दिन, माता पिता, ऐसे ही समझ जाना है। बोलो है ना आसान? एक भी कठिन नहीं है। द्वंद्व पढ़ लिया आपने, द्विगु पढ़ लिया आपने, कर्मधारय पढ़ लिया आपने, अव्ययी भाव पढ़ लिया आपने। समझ में आया? बात समझ में आ रही है ना? सब कुछ समझ में आ रही होगी। अब आगे का पढ़ेंगे। देखो आगे है बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास क्या होता है? कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं। अब भी कंफ्यूज नहीं होना है। अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? ऐसा पूछ लेता है कि वह कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो कौन होगा? बहुब्रीहि समास। बात समझ में आ रही है? अब दोनों पद प्रधान नहीं है तो फिर क्या है? दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, मतलब उन जो पद होते हैं ना, उनका कुछ मतलब निकल रहा होगा, ऐसे समझ जाओ। अच्छा, तो उदाहरण दो फिर गुरुजी, उदाहरण देते हैं ना, उदाहरण से और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ आएगा। देखो नीलकंठ, दो प्रकार से समझाया मैंने। नीलकंठ जब शुरू किया था मैंने बोला था ना, या तो ऐसे समझ लो कि नीलकंठ, नीलाकंठ, तो क्या कौन सा समास होगा? कर्मधारय है। अब नीला है कंठ जिसका, यही तो बोलेंगे, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। ठीक है, तो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। अब यहाँ आपकी बुद्धि घूमी और आप बोले कि गुरुजी अब आप गलत पढ़ा रहे हो, बंद कर दो। मैं कहूँगा भैया कुछ समय तो पढ़ लो, मैं आपको बता रहा हूँ, सारी कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं बैठा हूँ ना यहाँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ बहुब्रीहि है, कहाँ कर्मधारय है, कहाँ द्विगु है, सब बताऊँगा। रुक तो जाओ, समझ तो लो पहले। ये उदाहरण देख लो, इसके बाद लिखा है ना मैंने नोट लिखा है। तो पीताम्बर मतलब पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, दशानन 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। ठीक है ना। मुरलीधर मतलब मुरली को धारण करने वाला, तो कौन है? भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण। ठीक है ना। त्रिनेत्र, 3 नेत्र वाले, भगवान शिव। बोलो हाँ है ना? इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है कि नीलकंठ से तीसरा मतलब निकल रहा था, किसकी ओर इशारा हो रहा था? शिव की ओर, इसलिए बहुब्रीहि समास। पीताम्बर से किसकी ओर इशारा हो रहा था? विष्णु भगवान की ओर, इसलिए बहुब्रीहि समास। मुरलीधर, तो मुरलीधर में किसकी ओर इशारा हो रहा था? कृष्ण की ओर, भगवान कृष्ण की ओर, तो कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब देखो आपकी कंफ्यूजन का उत्तर। आपका सवाल होगा ना
क्या होगा? यदि बहुव्रीहि कर्मधारय द्विगु एक साथ हों तो बहुव्रीहि को प्राथमिकता देंगे। जैसे नीलकंठ लिख के आ गया और पूछ लिया कि नीलकंठ में कौन सा समास है। अब उदाहरण ऑप्शन क्या है? कर्मधारय, बहुव्रीहि और भी दो और हैं। तो आप क्या लगाओगे? अब आप कहोगे कि ये तो कर्मधारय है क्योंकि इसका मतलब क्या है? नीला कंठ। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं कहूँगा ये भी तो मतलब होता है कि नीले कंठ वाला, या ये कह दूँ कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, ये भी तो कह सकता हूँ। तो बहुव्रीहि की पहचान मिल रही है, मतलब बहुव्रीहि को प्राथमिकता देंगे, बहुव्रीहि आपको लगाना पड़ेगा, कर्मधारय आप नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही पीतांबर तो दो प्रकार से होगा, पीले वस्त्र, पीला वस्त्र, या ऐसे भी बोल सकते हैं पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। तो बहुव्रीहि की विशेषता हो रही है, इसलिए क्या लगाएंगे? बहुव्रीहि, कर्मधारय नहीं लगाएंगे। ऐसे ही दशानन, तो देखो इसमें गिनती मिल रही है, तो आप कहोगे कि यहाँ तो भैया द्विगु आएगा। मैं कहूँगा हाँ हो भी सकता है, लेकिन दशानन का ऐसे मतलब भी तो हो सकता है कि 10 हैं सिर जिसके, अर्थात रावण। तो क्या लगाएंगे? बहुव्रीहि। ऐसे ही त्रिनेत्र में तो आप कहोगे कि त्रि मिल गया, मतलब गिनती आ रही है तो द्विगु होगा। मैं कहूँगा बिल्कुल होगा, लेकिन त्रिनेत्र को ये भी तो कह सकते हैं कि 3 नेत्र वाला, अर्थात भगवान शिव। तो क्या लगाएंगे? बहुव्रीहि। बात समझ में आ रही है? तो अगर बहुव्रीहि, कर्मधारय और द्विगु तीनों एक साथ मिल जाएं और आपको कंफ्यूजन हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बहुव्रीहि का सही होगा। बात समझ में आ रही है? ये बताना चाहता था मैं आपको, ये समझाना चाहता था। बस आपका तत्पुरुष समास बचा है, वो और मैं करवा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो गया। समास का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है? भले ही और किसी का हो जाएगा तो उसका भी नहीं होने दूंगा, ना समास का होने दूंगा, क्योंकि मैं बैठा हूँ यहाँ और सब कुछ आपका सही कराऊंगा। आप खुद कहोगे हिंदी पढ़ने के बाद कि आपने हिंदी सीखी है और बहुत अच्छे से सीखी है, ठीक है ना? अब आगे क्या करना है? थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट है, बिल्कुल छोटा सा, आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे कि आपने क्या क्या सीखा है। देखो, आमरण, आ गया, आ गया ना, आमरण मतलब मरने तक। आमरण अनशन होता था, कहाँ बोला था मैंने? अव्ययी भाव समास में कहा था ना, अव्ययी भाव हो गया, अव्ययी भाव समास। ऐसे ही चतुर्भुज, तो दो प्रकार से बोल सकते। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं, तो 4 भुजाएं, एक तो आप कहोगे द्विगु है, मैं कहूँगा बिल्कुल है, और दूसरा कौन सा है? 4 भुजाओं वाले, अर्थात भगवान विष्णु, इसलिए कौन सा है? बहुव्रीहि भी है। बोलो हाँ है ना? तो जो ऑप्शन में होगा वो लगाएंगे, और अगर द्विगु और बहुव्रीहि दोनों हैं तो बहुव्रीहि लगाएंगे, ठीक है ना? ऐसे ही दशमुख, तो आप कहोगे द्विगु है, मैं कहूँगा बिल्कुल है, आपकी बात झुठला नहीं सकता, ठीक है ना? क्योंकि आप भी तो सच कह रहे हो, द्विगु है, बिल्कुल है। और ऐसे भी तो कह सकते कि 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण, इसलिए बहुव्रीहि भी है। बोलो हाँ है ना? है ना? ऐसे ही धीरे धीरे तो देखो, 2 शब्दों की आवृत्ति हो जाए तो वहां अव्ययी भाव समास होता है, बोला था ना मैंने, तो अव्ययी भाव, ठीक है। ऐसे ही भागम भाग मतलब भाग हो रहा 2 बार, तो क्या हो गया? अव्ययी भाव। बोलो हाँ है ना? ऐसे ही देखो, भाई बहन, देखो द्वंद्व मचा, द्वंद्व लड़ाई हो रही दोनों में, भाई अपनी तरफ, बहन अपनी तरफ, और बीच में लगा योजक चिन्ह, कौन सा हो गया? द्वंद्व समास हो गया ना। देवासुर, देखो देवासुर, अब आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, मुझे पता है इसका उत्तर देने में थोड़ी सी तकलीफ होगी आपको कि देवासुर, ये तो समझ में भी नहीं आ रहा। तो देव और असुर अलग अलग हैं। देव मतलब भगवान होते हैं, देवता, असुर मतलब राक्षस, तो दोनों ही अलग अलग हैं, तो क्या हो गया? द्वंद्व समास, ठीक है ना? ये पूछा गया है यूपी पुलिस में, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो नया है वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो सीख लो, क्या दिक्कत है। नव युवक, देखो युवक कैसा? नया, तो पीछे पद की प्रधानता आगे वाला बता रहा है, तो कौन होता है? कर्मधारय। कौन होता है? कर्मधारय। नव युवक मतलब कैसा युवक? नया युवक मतलब कर्मधारय समास, ठीक है। गोपाल मतलब गोपाल का
मतलब क्या होगा? ये होगा कि गायों को पालने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। क्या होगा? बहुब्रीहि समास। बोलो हाँ या ना? अब सब कुछ क्लियर हो रहा होगा आपको कि हाँ यहाँ हो गया। अब है लौह पुरुष। लौह पुरुष मतलब अब यहाँ देखना, मुझे पता है दिमाग में चल रहा होगा, लौह पुरुष आप कहोगे अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो यहाँ हो गया बहुब्रीहि समास। अच्छा ऐसे होता क्या? नहीं होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोल दिया गया कि आप लौह पुरुष हैं, उनका पहले से नाम थोड़ी ना था, कोई भगवान थोड़ी ना है वो। ठीक है, तो लौह पुरुष का मतलब होता है कि पुरुष लोहे जैसा कठोर। तो कौन है? कर्मधारा है। पुरुष की क्या बता रहा है? लोहा विशेषता बता रहा है, इसलिए कर्मधारा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं, चलो आगे चलते हैं। लिखा है तिराहा, तो यहां तो दिगु हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहां तक, तो दिगु हो गया। अब आ गया सुपुरुष, मतलब पुरुष कैसा? उत्तम, अच्छा पुरुष। तो क्या हो गया? जैसे सुपुत्र आपने लिखा देखा होगा, ठीक है, तो पुत्र कैसा? अच्छा, मतलब उत्तम। तो कौन सा? कर्मधारा है, क्योंकि पीछे वाले की विशेषता आगे वाला बताएगा, तो कर्मधारा होगा। निशाचर। अब निशाचर में क्या? देखो निशाचर में क्या होता है कि रात में विचरण करने वाले, अर्थात राक्षस। क्या होगा? बहुब्रीहि। ठीक है, ऐसे सीखा आपने। अब कहूं मैं चरण कमल, मतलब कमल के समान चरण। कुछ मतलब तीसरी की ओर इशारा हो रहा क्या? हो रहा क्या? कमल के समान चरण नहीं हो रहा, कौन सा होगा? कर्मधारा है। ऐसे बताओ, बोलो। अब कहूं मैं चवन्नी। चवन्नी ये कौन सा हो सकता है? दिगु होगा। आंखें बंद करके लगाओ भाई, रुपए हैं, गिनती आएगी, क्या होगा? दिगु। भले ही पैसे हैं ना चवन्नी, 25 पैसे को बोलते हैं चवन्नी, तो भाई 25 पैसे गिनती का उल्लेख हो गया, दिगु समास। ये सीखा आपने। बताओ कितना सीखा मैं आपने? 15 क्वेश्चन किए और एक का भी गलत नहीं है, मुझे पता है। सारे के आंसर आपने दिए हैं, बहुत अच्छे से दिए हैं ना। तो बस समझ लो आप समास सीख चुके हो, बहुत अच्छे से सीख चुके हो। अब बस आपको प्रैक्टिस करनी है, तो एक अच्छी सी किताब ले लो और उससे पढ़ो, बस पढ़ाई करो एकदम अच्छे से तरीके से। ठीक है, बाकी आपकी हिंदी समझ लो ख़त्म हो चुकी है, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, बस मन लगाकर आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं आपको तत्पुरुष समास पढ़ाने वाला हूं, तो बस आप इंतज़ार कीजिए, जल्द ही आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।